नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक विशेष प्रश्न पत्र या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर या फिर भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पिछले 10-15 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सिविल सेवा परीक्षा में, हो सकता है किसी स्टेट पीसीएस में भी आए हों या आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इन सभी प्रश्नों को हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे और विद डिटेल्ड आंसर्स के साथ मैं आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आपको बताता चलूंगा। सो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्नों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना महसूस हो। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 2022 का है। यह प्रश्न कला एवं संस्कृति से संबंधित है, 2022 में आया हुआ है। सबसे पहला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, और दूसरी तरफ दिया गया है वह स्थान जिस राज्य में स्थित है। सबसे पहले है धौली, फिर उसके बाद है एर्रागुड़ी, फिर जौगढ़ और कालसी। यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि कितने आंसर्स जो है वो करेक्टली मैच किए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है केवल एक युग्म, दूसरा है केवल दो युग्म, तीसरा है केवल तीन युग्म और चौथा है सभी चारों युग्म। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो युग्म। अब वो दो युग्म कौन कौन से आपको बता दूं। सबसे पहला है धौली, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, और दूसरा जो है एर्रागुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से स्थित है। अब जो धौली उड़ीसा में है, यह भुवनेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और इसका जो निर्माण कार्य किया गया था वो लगभग 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व में बनाया गया था। एर्रागुड़ी या इसे जो है येरागुड़ी भी कहा जाता है, जो कि करनूल के आसपास है, जो करनूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसका भी निर्माण लगभग 269 से 231 ईसा पूर्व किया गया था। अब जो ये जौगढ़ है, जौगढ़ जो है स्थित है, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। जौगढ़ उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा और प्रमुख स्थान है अशोक के शिलालेखों के संबंध में अगर कहा जाए तो। यह शिलालेख लगभग 30 फुट जो है लंबा है और 15 फीट ऊंचा चट्टान पर बना है, और ब्राह्मी तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण जो है इसमें शिलालेख, जो इसमें मानवतावादी सोच पर आधारित जो अशोक के बेहतर प्रशासनिक नीतियों की जानकारी दी गई है। इसके बाद आता है कालसी। कालसी जो है चक्राता, जो कि देहरादून के पास पड़ता है, यह उत्तराखंड में है, ना कि कर्नाटका में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो युग्म सही है। पहला है आपका धौली, जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा है एर्रागुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सो कथन दिए गए हैं संगम साहित्य से संबंधित, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही संबंधित है। सबसे पहला है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, और दूसरा है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इसके बाद तीसरा है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, और चौथा है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो आपको संगम साहित्य के बारे में कथन दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के जो लोग थे, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण जो है संगम कवियों को ज्ञात था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके राज्यकाल में योग वाशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? सो वो कौन सा राजा था जिसके समय में जो है योगावशिष्ठ, जो कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद किया गया? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। सो आपको बताना है कि वो कौन सा राजा था जिसके राज्यकाल में जो योगावशिष्ठ था उसका फारसी में अनुवाद किया गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अकबर। अकबर के शासनकाल में योगावशिष्ठ का जो है फारसी में अनुवाद किया गया। इबादत खाने की स्थापना के साथ ही अकबर ने जो है 1574 ईस्वी से 1575 ईस्वी में जो है फतेहपुर सीकरी के आसपास जो है उन लोगों ने एक बनाना शुरू किया था, एक तरह का अनुवाद ब्यूरो, जिसको मकतब खाना कहा जाता था। वहाँ पे जो जितने भी सांस्कृतिक ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ थे, इन सभी का बड़े पैमाने पर अनुवाद करवाया गया था, और इसमें ज़्यादातर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये अकबर के समय में हुआ था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है रामानुज जी की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है रामानुज जी के बैठे हुए आसन में जो मुद्रा में उनकी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति उसका उद्घाटन किया है। और अब रामानुज की शिक्षाएं क्या क्या थी उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, और दूसरा है वेद शाश्वत है, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है। तीसरा है तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के लिए मौलिक माध्यम थे, और चौथा है ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। सो आपको बताना है कि जो रामानुज थे उनके शिक्षाओं को सही निरूपित कौन सा करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो रामानुज जी थे वो अलवर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अलवर जो थे वो तमिलियन एक जो है आप कह सकते हो कि कवि थे या महापुरुष थे, और उनका विश्वास था कि विष्णु के गहन भक्ति से मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, सो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो सोमनाथ मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला कथन दिया गया है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। क्या ये सही है या गलत है, आपको बताना है। दूसरा है अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। क्या ये करेक्ट है या नहीं, आपको बताना है। तीसरा है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना यानी कि राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 सही। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। जो इसका सोमनाथ मंदिर का जो उद्घाटन किया था, जो निर्माण किया गया था, वो है आपका राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। जो तीसरा स्टेटमेंट है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ये करेक्ट नहीं है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो राष्ट्रपति थे उस समय, 11 मई 1951 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है नीति पकड़न, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अवदान शतक, और चौथा है त्रिशष्टि लक्षण महापुराण। अब उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं आपको बताना है। तो इनमें से कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि परिशिष्ट पर्वन और जो कि है त्रिशष्टि लक्षणम महापुराण, ये दोनों ही जैन ग्रंथ हैं। अब नीति पकरण क्या है? तो नीति पकरण जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ है, अवदान शतक भी बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये दोनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है 1 और 3, और दूसरा और चौथा जो है ये जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे एक तरफ दिया गया है ऐतिहासिक व्यक्ति, और दूसरी तरफ दिया गया है किस रूप में जाने गए हैं। एक तरफ तो ऐतिहासिक व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जो है किस रूप से जाना जाता है ये दिया गया है। सो सबसे पहले है आर्यदेव, दूसरे है दिगनाग, और तीसरे है नाथमुनि। तो क्या आर्यदेव जैन विद्वान थे? क्या ये सही है या नहीं, आपको बताना है। उसके बाद है कि दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान थे, क्या ये सही है नहीं है। और नाथमुनि जो है वैष्णव विद्वान थे, क्या ये भी सही है या नहीं है। सो नीचे दिए गए कथन में से सही युग्म का आपको चयन करना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केवल 2 सही। इसमें जो 2 युग्म दिए गए हैं वो सही है। अब वो सही कौन कौन से हैं आपको बताना है। सो देखिए 2 और 3 दिगनाग और नाथमुनि जो है ये दोनों ही सही है। ठीक है जी, तो दिगनाग और नाथमुनि जो है ये दोनों ही सही है। दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान थे और नाथमुनि जैन वैष्णव विद्वान थे, लेकिन आर्यदेव जो है वो जैन विद्वान नहीं है। आर्यदेव जो है ये भी बौद्ध विद्वान है। आर्यदेव नागार्जुन के जो शिष्य थे जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है जी, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में
भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्या एक जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर के वास्तुकार थे या दार्शनिक थे? सो इन तीनों ही जो महान लोगों के नाम दिए गए हैं, ये तीनों ही लोग एक नाटककार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी पर स्थित हैं। दूसरा है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी पर स्थित है। तीसरा है, पांडु लीला गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। और चौथा है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन 2 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अजंता गुफाएं वाघोरा नदी पे स्थित हैं। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला के पास जो है स्थित है और कुल 29 गुफाएं हैं जिनको बौद्ध विहार या चैत्य कहा जाता है। अब दूसरा सांची स्तूप है, तो सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो सांची स्तूप जो है चंबल नदी पे नहीं, ये बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी आपको याद रखना है, बेतवा नदी पर। फिर पांडु लीला गुफा मंदिर ये कहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो ये गोमाई नदी पर, नासिक केव्स, नासिक की जो गुफाएं हैं वहां पर स्थित है, गोमाई नदी पर। और अमरावती स्तूप जो है आपका, ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कक्षपघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है। दूसरा है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। और चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। 64 योगिनी मंदिर के बारे में बताना है आपको, जो कि मुरैना के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। अब नीचे दिए गए कथन में से कौन कौन से सही है आपको बताना है। सबसे पहले है ऑप्शन 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है 1 और 4 और चौथा है 2, 3 और 4। आपको 64 योगिनी मंदिर के संबंध में बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 4 दोनों ही करेक्ट हैं। अब एक क्या है कि यह कक्षपघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है और जिसका जो बनाने का जो विक्रमी संवत था वो लगभग 1383 के आसपास था। यह माना जाता है कि यह मंदिर सूर्य के पारगमन के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। उसके बाद जब दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि यह भारत में एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से वृत्ताकार मंदिर स्थित हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। देखिए 64 योगिनी का जो संबंध है, अगर आप कभी भी थोड़ा बहुत फिलॉसफी वगैरह या फिर जो है आप थोड़ा बहुत रिलीजियस होंगे तो आपको पता होगा कि 64 योगिनी माता काली को कहा जाता है। माता काली की जो साथ चलने वाली योगिनियां होती हैं, बाबा भैरव होते हैं, योगिनियां होती हैं, भगवान हनुमान सबसे आगे ध्वजा लेकर चल रहे होते हैं। तो जब माता काली अपने विकराल रूप में होती है तो सबसे आगे हनुमान जी, पीछे माता काली जो दुष्टों का संहार करते चल रही हैं, और उसके पीछे जो है बाबा भैरव है और अपने काल भैरव जिसे कहा जाता है, अपनी चित्कार से जो है दुश्मनों को डरा देते हैं, उन्हें मार देते हैं। और उसके पीछे जो आते हैं वो है 64 योगिनियां। तो 64 योगिनियां जो है माता काली जिनको मारती जाती है उनका मांस खाती जाती हैं। अब क्या होता है कि माता काली भगवान शिव के पास बैठी होती है और अचानक से धरती से लोग आते हैं और कहते हैं माता जी चलिए, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जो है धरती पर त्राहिमाम मचा रहे हैं और भगवान शंकर जो है अभी फिलहाल व्यस्त है, तो इसीलिए आपका चलना जरूरी है। इस वजह से क्या होता है कि माता काली विकराल रूप लेकर के आती हैं धरती पर और जो दुष्ट होते हैं उनको मारते चलते हैं और पीछे 64 योगिनी जो है उन दुष्टों का मांस खाते हुए चलती है। तो ये शैव धर्म से संबंधित है, इसका वैष्णव धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वैष्णव धर्म पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
क्या ये सही है या नहीं आपको बताना है। फिर दूसरा है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। उसके बाद जो तीसरा है वो है गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। सो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, या केवल एक, दो और तीन सही है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी एक, दो और तीन तीनों ही सही है।